महोपाध्याय विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत कादम्बिनी ग्रंथ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो समाज है वो बहुतायत जनता कृषि पर आधारित है। इसलिए क अब हम सब जानते हैं कि कृषि कार्य में वृष्टि की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो जिस वर्ष वृष्टि सबसे अधिक होती है उस वर्ष अनुमान यह जताते हैं कि उस वर्ष हमारे यहाँ अन्न का भी प्राचुर्य होगा और उस मतलब कि कृषि के लिए वृष्टि विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक माना गया है। इसलिए हमारे जो भी प्राचीन जो ऋषि मुनि हुए, वो वृष्टि विज्ञान को अत्यंत ही आवश्यक माना है। क्योंकि यदि कृषक इस वृष्टि ज्ञान से परिचित रहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ फसलें ऐसी हैं जो जिस जो अत्यधिक वर्षा की उसकी आवश्यकता होती है। कुछ फसलें ऐसे भी होती हैं जो कि जहाँ पानी कम भी है तो वहाँ हो सकती है। तो यदि हमें पता रहे कि इस वर्ष जैसे गाँव में हम देखते हैं कि एक ही किसान के 2 प्रकार के खेत होते हैं, जिसमें एक में ज़्यादा अगर वर्षा हो भी जाए, तो भी कुछ फसलें नहीं होती हैं। तो वो अपने वर्गीकृत कर लेता है कि कुछ जो ज़्यादा वर्षा वाली जो फसल है उसको जैसे एक ही समय हम धान भी करते हैं और मक्का इत्यादि भी। तो मक्के में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो नहीं होगा और धान में यदि पानी नहीं होता है तो भी नहीं होगा। तो यदि हमें कृषक को यदि वृष्टि का अच्छा ज्ञान हो, तो उस वर्ष कौन-सी फसल लगानी है, वो ठीक-ठीक करके और उत्पादन अपना ठीक से कर सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, तो हमारे यहाँ अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया गया है, जिसमें पराशर मुनि प्रणीत कृषि पराशर है, नारद विरचित मयूर चित्र है, बारहमेर विरचित बृहत संहिता, गर्ग प्रणीत संहिता शास्त्र, इसके अतिरिक्त काश्यपीय कृषि सूक्त, संवत्सर कथन, संवत्सर फलम, कृषि पद्धति, गुरु संहिता, मेघमाला, अभी जो विचार कर रहे हैं कादम्बिनी है, वनमाला, कृषि संग्रह आदि बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं जिसमें वृष्टि विज्ञान पर विचार विमर्श प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त आज सुबह से ही चर्चा हो रही है घाघ और भड्डूरी की। तो लोक में भड्डूरी पुराण के नाम से ही इनके वार्ताओं का संग्रह जो है हमें प्राप्त होता है और इसमें हम देखते हैं कि घाघ और भड्डूरी जो है वृष्टि विज्ञान के अनेक ऐसे सूत्रों का निबद्ध किया है जो कि लोक से संबंधित है और लोक में आज भी उन कहावतों का प्रयोग होता है और उसके आधार पर हम अनुमान भी करते हैं। उत्तर भारत में जहाँ घाघ और भड्डूरी के दोहे प्रसिद्ध हैं, वहीं बंगाल, उड़ीसा एवं असम में खन्ना के, आंध्र प्रदेश में तेनालीरामन के वृष्टि विषयक जो भी कहावतें हैं, वह आज भी लोक जीवन में जीवंत हैं। कन्नड़ में तिरुकुरल है, रत्तमत शास्त्रसु है, तमिल में करणपथु है, नेपाली में वारी शास्त्र है, ये ग्रंथ भी वृष्टि विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। सहदेव कथन है, खनार वचन है, तो ये ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ हमारे भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें वृष्टि विज्ञान से संबंधित है। एक बल्लाल सेन हुए उनके द्वारा अद्भुत सागर नामक ग्रंथ का प्रणयन किया गया। उसमें भी हम देखते हैं कि इंद्रधनुष, उल्का, विद्युत, वायु, मेघ, अतिवृष्टि, भूकंप, जलाशय आदि इत्यादि का विस्तृत चर्चा उसमें प्राप्त होता है। कृषि पराशर में तो पराशर ने यह प्रारंभ में ही कहा है कि वृष्टिमूला कृषि सर्वा वृष्टिमूलम च जीवनम तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत्। क्योंकि जो है वृष्टि कृषि के मूल में ही वृष्टि होता है और वृष्टि यदि न हो तो हमारा जीवन भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता क्योंकि हमें अन्न चाहिए और अन्न जो है जल से हो सकता है, इसलिए में वृष्टि ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बृहत संहिता में भी कहा गया है कि संसार का जो प्राण है वह अन्न है और वह वर्षा के ही अधीन होता है। अतः प्रयास पूर्वक वर्षा के लक्षणों की परीक्षा करनी चाहिए। अन्नम जगतः प्राणाः प्रावृट् कालस्य चान्नमाय चान च अन्नम आयतम यस्मादतः परीक्षः प्रावृट् कालः प्रयत्नेन। आगे इसी में वराहमिहिर जो है वृष्टि ज्ञान के प्रणेता के रूप में आचार्य गर्ग का स्मरण करते हैं और बारहमीर के काल तक पराशर, काश्यप, वज्र आदि ने भी गर्भ लक्षणों का परीक्षा समय-समय पर किया हुआ है। वे लिखते हैं तत्तल लक्षणानि मुनिभिः यानि निबद्धानि तानि दृष्ट्वेदं क्रियते गर्ग पराशर काश्यप वज्रादि रचितानि। इस प्रकार हम परंपरा में देखते हैं कि वृष्टि ज्ञान से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें वृष्टि विज्ञान का हमें निदर्शन देखने को प्राप्त होता है। अ, हम देखते हैं कि हमारे जो ऋषि लोग हैं, हमारे जो मुनि लोग हैं, जो हमारे आचार्यगण हैं,
वो सब कुछ प्रकृति से देख करके बहुत सारे शकुनों को जो है अपने शास्त्रों में निबद्ध किया हुआ है। एक बसंत राज हुए, उन्होंने बसंत राज शकुनम एक ग्रंथ का प्रणयन किया है। उसमें वे लिखते हैं कि प्राणधारी अन्न से संतुष्ट होते हैं, अन्न जल से होता है और जल मेघों से आता है, जो कि वर्षा काल में आते हैं। इसलिए मेघों का विचार भी एक पोदकी पक्षी है, उससे वो ये कहते हैं कि इससे करना चाहिए, उसके फल को भी जानना चाहिए। एक लोक में टिट्टी-भांड पक्षी होती है, जिसको टिटिहरी भी कहते हैं। उस टिटिहरी के लक्षणों को देख करके भी जो है एक संग्रह शिरोमणि ग्रंथ है, उसमें टिट्टी-भांड पर विचार देते हुए कहा गया है कि यदि पृथ्वी के उच्च प्रदेश में टिट्टी अंडा देती है, तो उत्तम समझना चाहिए। निम्न प्रदेश में अंडा यदि देती है, तो समझिए कि उस समय वृष्टि जो होगी उस वर्ष वह निम्न होगी और यदि वो अंडा नीचे की ओर मुख मतलब अंडों की संख्या भी यदि देखें कि वो अधोमुख है या ऊपर ऊर्ध्वमुख है, तो यदि नीचे मुख वाले अंडों की संख्या जितनी होगी, उतने मास वर्षा होगी और ऊर्ध्वमुख जितने अंडे के होंगे उतने जो है वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है हम प्रकृति के एक-एक पक्षी, एक-एक जो भी पशु इत्यादि हैं, उनसे भी निमित्त को हम ग्रहण करते हैं और इसमें बहुत सारे ग्रंथों की एक लंबी परंपरा है। आज हम जो प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं, वो मधुसूदन ओझा प्रणीत कादम्बनी का जो जो द्वितीय अध्याय है, जिसमें द्वादश मासिकाध्याय के नाम से जो हम जानते हैं, जिसमें 12 महीनों के लक्षणों के आधार पर हम वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने 12 महीने के माध्यम से एक-एक महीनों में प्रमुख तिथियों और नक्षत्रों के योग से हम क्या-क्या अनुमान अग्रिम जो वर्षा काल उसमें कर सकते हैं, उसका उन्होंने बहुत सुंदर निदर्शन किया है। प्रारंभ में ही वो लिखते हैं, वर्षा कैसे होती है। हम जानते हैं कि जो 12 महीना है उसको 3 कालों में विभाजित करके शीतकाल, उष्णकाल और अर्थात तो एक जो 4 महीना होता है वो वर्षा का जो है गर्भकाल होता है, उसका अगला 4 महीना उसका पोषण काल होता है और उसका अंतिम मतलब जो 4 महीने हो गए 12 महीने में, वो उसका प्रसूति काल होता है जिसमें वर्षा होती है। तो इन चारों जो महीने हैं, उन प्रत्येक महीनों के लक्षणों के आधार पर अर्थात जैसे अभी का जो समय चल रहा है पौष मास है, तो ये गर्भकाल का समय है। तो हमारा जो आज का विषय है फाल्गुन मास, वो भी वर्षा का जो है गर्भकाल का ही समय है। तो गर्भकाल के समय किन-किन लक्षणों को देख कर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो वर्षा की जो प्रसूति काल होगी, उस समय कितनी वर्षा होगी, कैसे होगी? तो इसमें यदि हम देखें तो उन्होंने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, क्योंकि हम जानते हैं कि महीने में 10 दिन होते हैं, तो 15-15 दिन को लेकर के तिथियों का निर्धारण होता है। तो शुक्ल पक्ष में यदि हम देखें, तो प्रत्येक दिन की तिथि का निर्धारण नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ विशिष्ट तिथियाँ हैं, उन तिथियों के परीक्षण के माध्यम से हम आने वाले वर्ष अग्रिम वर्षों में वर्षा का अनुमान कर सकते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की जो तिथि है एक एक उन्होंने दिया है प्रतिपदा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी और पूर्णिमा। अर्थात द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। इस दिन की परीक्षा का कोई विशेष इसमें फाल्गुन में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से इसमें जो नक्षत्र है, वो शतभिषा नक्षत्र है, कृत्तिका है, मृगशिरा है और रोहिणी है। तो इन तिथियों में इन जो नक्षत्र हैं, उनके योग से क्या फल होता है, इसका विचार इन्होंने इस फाल्गुन मास के फलादेश में किया हुआ है। तो ओझा जी कहते हैं पहले श्लोक में कि फाल्गुने प्रतिपत् शुक्ला शुभा शतभिषा युता यावती वारुणी भुक्तिर् वर्ष सिद्धिश्च तावती। अर्थात फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को यदि शतभिषा नक्षत्र हो तो वह वर्षा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात इस दिन जितनी ज्यादा शतभिषा होगी उतनी ही अधिक अग्रिम जो वर्षा काल है उसमें वर्षा समझनी चाहिए। इसी तरह से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल जो सप्तमी है, उस दिन यदि एक द्रोण वर्षा होए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो कुछ विशिष्ट तिथियों को विशिष्ट नक्षत्रों के आधार पर अग्रिम वर्षा काल में वर्षा का अनुमान किया जा रहा है और दूसरा फाल्गुन महीने में यदि वृष्टि हो रही है, तो उस वृष्टि के आधार पर आगे क्या होगा इसका भी अनुमान हो रहा है। तो अभी तो इन्होंने कहा कि फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को
प्रतिपदा को यदि शतभिषा नक्षत्र हो, तो आगे जो है अत्यधिक वर्षा होगी। लेकिन अगले कारिका में कहते हैं ये कि सप्तमी को यदि वर्षा अर्थात फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को यदि एक द्रोण वर्षा हो जाए, तो आप समझिए कि भाद्रपद में भी अतिवृष्टि होगी अर्थात उस भाद्रपद में भी उसके ज़्यादा योग बन रहे हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को यदि कृत्तिका नक्षत्र हो, अष्टमी में यदि रोहिणी हो और नवमी को यदि मृगशिरा हो और गर्जना के साथ यदि उस दिन बारिश हो, तो आश्विन कृष्ण अमावस्या को वर्षा होती है। अर्थात तिथि के अनुसार यदि इसमें हम विचार करें, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली अब अगर इस साल भी हम लोग देखें कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कृत्तिका नक्षत्र है क्या? उसमें अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र है क्या? उस दिन वर्षा हो रही है क्या? यदि उस दिन वर्षा होती है, तो हम नोट कर लें कि आश्विन कृष्ण की जो अमावस्या होगी, उस दिन वर्षा होगी। तो ये प्रैक्टिकली यदि हम देख लें, अगर ऐसा इन्होंने लिखा है, तो अवश्य होती होगी वर्षा। हाँ, तो घटित नहीं हो रही है, तो इसका कई चीज़ हाँ, तो ये इसलिए घटित नहीं हो रही होगी क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे अब शतभिषा नक्षत्र हो सकता है कि बहुत न्यून मात्रा में उस दिन हो। नक्षत्र के जो संपूर्ण चरण हो सकता है कि एकाध चरण ही उस तिथि में आ रहा हो। तो उसके आधार पर देखिए, ये जो शास्त्र में जो भी विचार किए गए हैं, यदि सर्वांग रूप से घटित होगा तब की बात हो रही है। क्योंकि अनुमान जो हो रहा है आप सटीक अनुमान तभी कर सकते हैं जब सारे की सारी योग ठीक-ठीक बैठे। अभी हमारे अग्रजवारी जैसे कह रहे थे कि हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो जो भी हम कृत्रिम वर्षा करें, तो ये तो सब प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो 2 मतलब रास्ते हैं। जैसे वृष्टि नहीं हो रही है तो कृत्रिम रूप से वर्षा करें या फिर अभी वृष्टि नहीं हो रही है कोई बात नहीं, ये वृष्टि क्यों नहीं हो रही है उसके कारण पर विचार करें और आने वाले समय में उन कारणों को समाप्त करें। क्योंकि प्रकृति में जो है जो जो चीज़ें हो शास्त्र कहता है अर्थात उसमें विकार आया है तभी नहीं हो रहा है। प्रकृति जो है कि अपना बैलेंस करती है ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं से हमें समझ में नहीं आता है। उसी का अभी चर्चा हम कर रहे थे कि यदि हम अतिक्रमण करते हैं तो प्रकृति अपने तरीके से उसका भरपाई करती है। इसलिए हमें चिंतित नहीं होना है। हाँ, हमें व्यक्तिगत स्तर पर ये करना है कि हम कम से कम प्रकृति का दोहन करें, कम से कम जो है प्रकृति का क्षय करें। तो हम स्वयं से लेकर के स्वयं व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से आगे चल कर के देश बनता है। तो इस रूप में हमें लेना चाहिए। तो फाल्गुन मास में इन्होंने जो भी निमित्त बताए हैं, जैसे कि सर ने भी कहा डाटा आवश्यक है। जब तक डाटा नहीं रहेगा तब तक प्रामाणिक रूप से हम अनुमान को ये सटीक हुआ या अनुमान जो है कि विफल हो गया, ये नहीं कह सकते। तो इसलिए ज्योतिष के विद्यार्थी के रूप में हमारी हमारा ये दायित्व है कि हम कम से कम जो अभी है, फाल्गुन के जो भी लक्षण इसमें बता रहे हैं, तो फाल्गुन अभी आने वाला है। अभी से ही हम देखें कि फाल्गुन मास में जिन-जिन तिथियों को ये बताया जा रहा है लक्षण, आने वाले अगले 4 महीने बाद क्या वो लक्षण घटित हो रहा है? अच्छा, इस बार नहीं घटित हुआ नोट करें, फिर अगले बार देखें। तो ऐसा नहीं है कि ये जो योग बताया गया है प्रत्येक बार निष्फल हो जाए, ठीक है? क्योंकि हमें शास्त्र में श्रद्धा करके आगे अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। पहले ही हमें अश्रद्धा हो गई कि नहीं सब कुछ अनुमान कुछ नहीं हो रहा है। एक छोटा-सा दृष्टांत हमने देखा और उसके आधार पर पूरी अपनी परंपरा पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर लिया। तो ये ठीक पद्धति नहीं है। हमें अपने शास्त्र के शरण में बैठ कर के और उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण करना है। तो हम देखते हैं कि फाल्गुन मास में जो भी सुवृष्टि के योग थे हमने देखा कि फाल्गुन कृत्तिका नक्षत्र का उसमें विशेष योगदान है कि कृत्तिका नक्षत्र हो, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को हो, तो उस दिन जो है अवश्य वर्षा जाननी चाहिए। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को ही यदि बादल और बिजली बहुत अधिक प्रवाहित हो रही हो, तो अगले संवत्सर में कहते हैं कि पृथ्वी पर तृण बहुत होगा अर्थात वर्षा बहुत होगी तो घास बहुत खाएँगे होंगे उसमें। तो इस प्रकार से फाल्गुन के बहुत सारे इसमें लक्षण बताए हैं। हम इसमें फाल्गुन के जो भी दुर्भिक्ष हैं, दुर्भिक्ष मतलब कि जिस बार बारिश ना हो तो उसके लिए इसमें कहते हैं कि देखो मंगल और शनि ग्रह यदि प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया इन तिथियों में वक्री हो तो कहते हैं कि तृण का संग्रह कर लेना चाहिए। अर्थात उस साल जो है अग्रिम वर्ष वर्षा नहीं होने वाली है। तो कहते हैं कि फाल्गुन में यदि बृहस्पति अस्त हो या वक्री हो
या फिर शनि बकरी हो तो तृण बहुत महँगा हो जाएगा, अर्थात उस बार भी वर्षा नहीं होने वाली है। तो फाल्गुन मास में यदि शुक्र अस्त हो जाए या तो उस बार अन्न सहित सभी चारा भी महँगा हो जाता है, अर्थात एक क्रम से इसमें बहुत सारा निमित्त बताया है। तो कभी-कभी हम क्या करते हैं कि यदि हमें पता है कि अगले बार बारिश नहीं होने वाली है और इस बार बहुत बारिश हुई थी, हमारे पास बहुत सारा जो है कि चारा हुआ है, तो उसका किसान लोग संग्रह कर लेते हैं, जो भी मवेशी वाले लोग हैं। जैसे कि पर्वतीय जो क्षेत्र है, खास करके अभी उधर जो लेह लद्दाख एरिया ऊँचे-ऊँचे स्थल पर, तो अभी इस समय जैसे कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पे एकदम बर्फ जम जाता है, तो अगले 2-3 महीने वो पर्वत के भीतर अपना जगह बना लेते हैं। तो अपने जो मवेशी है, भेड़ इत्यादि उनको लेकर के, तो उनको पता है कि इस समय ये दुर्भिक्ष आने वाला है, तो इसी तरह से जो कृषक हैं, जो भी उनको यदि पता हो जाए कि फाल्गुन मास में ये लक्षण हुआ है, तो अगला वो अपना गतिविधि कर सकता है। यदि हम देखें तो फाल्गुन मास से संबंधित जो है कृषि पराशर में भी मत आता है, जो कि ओझा जी ने उसका विस्तार से प्रतिपादन किया है। लोक में भी हमने जो घाघ और भड्डूरी इत्यादि का जो दोहा देखा, तो उसमें मैं कुछ घाघ के दोहा सुनाना चाहूँगा जो फाल्गुन के पक्ष में है। ये कहते हैं कि फाल्गुन में जो मेघ बरसे, धान कहे मैं कौन, चैत वैसाख जो पानी पड़े, सब जग होए धौन। अर्थात फाल्गुन में वर्षा यदि अधिक होती हो तो धान के लिए नुकसानदायक माना गया है। अर्थात जब जब चैत-वैसाख में जब ज़्यादा वर्षा होगी, तो वो लाभकारी मानी जाती है। फिर कहते हैं फाल्गुन बरसे खेत निहाल, कहे घाघ यह बात, गेहूँ चना बिगड़ जावे, धान रहे पछतात। अर्थात फाल्गुन की वर्षा कुछ फसलों के लिए हितकारी होते हुए भी धान के लिए अनुकूल नहीं मानी गई है। एक और इनका प्रसिद्ध है कि फाल्गुन की बरखा जो पड़ी, खेती माने हार, घाघ कहे किसान तब रहे सदा बेकार। अर्थात फाल्गुन में वर्षा जो है बहुत लाभकारी नहीं मानी गई है, आने वाले समय के लिए। भदोरी का भी कुछ दोहा ये कहते हैं, फागुन की बरखा बुरी, कहे भदोरी साफ, रवि मारे खरी बिगाड़े, खेती होए खराब। अर्थात रवि और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए फाल्गुन की वर्षा नुकसानदायक है। एक और दोहा है उनका, फागुन पानी दे यदि समझो अनहोनी, रोग शोक महँगाई बढ़े, कहे भड्डूरी बात। तो फाल्गुन की वर्षा के लिए उन्होंने अनिष्टकारी ही माना है और इस प्रकार यदि हम देखें तो फाल्गुन मास के कुछ विशिष्ट तिथियों और नक्षत्रों के आधार पर आगे की वर्षा का अनुमान जो किया गया वो लाभदायक है। फाल्गुन में वर्षा हो, उसे प्रत्येक महीने की वर्षा हम अनुमान करते हैं कि आज वर्षा हुई, जैसे अभी गर्भकाल चल रहा है। यदि अभी अचानक वर्षा हो रही है, तो स्वाभाविक वर्षा नहीं कही जाएगी।